गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करेंगे हम। सेंट्रल बैंक के जो हमारे हैं फंक्शंस चल रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजर जो हैं वो इससे पहले हमने पढ़े थे। इसमें CRR, SLR है ना, बैंक रेट, ये सारे जो हैं हमने कवर किए थे, आप लोगों को याद होगा। और यहाँ से अब हम जो है बात करने वाले हैं किसकी, क्वांटिटेटिव मेजर्स की। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर्स की। क्वांटिटेटिव मेजर्स से पहले हम देख चुके हैं। देखिए इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये वाला जो पॉइंट है गौर से समझेंगे सर। इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना, बड़े मजे के साथ इसको समझेंगे, बहुत ही बढ़िया है ना। कहानी कैसे, अब इसकी वजह से मार्केट में मनी सर्कुलेशन को कैसे कंट्रोल किया था, वो सब चीजें अपन को देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें एग्जाम्पल जो है उसके लिए स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, इम्पोजिंग मार्जिन, मार्जिन मतलब समझते हैं ना, किन्हीं भी दो चीजों के बीच का फर्क जो है वो मार्जिन है। ठीक है, तो वो कैसे रहेगा समझो। जैसे मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है और ये आप है। आप बैंक के अंदर गए, आपने क्या कहा एकदम, ठीक है, आपने कहा रुतबा है बैंक में, आप गए, ठीक है, आपको लोन लेना है, आप बैंक के बहुत बड़े कस्टमर हैं, आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए का लोन लेना है। तो आपके पास एक सोने की चेन है जो गर्दन में आपने ऐसे बढ़िया, ठीक है, मोटी सी पहन रखी थी। आपने कहा ये इसको गिरवी रख लो और मुझे लोन दे दो। ठीक है, तो बैंक कह रही है सर आपको 10 लाख रुपए की चेन है आपकी, मतलब 10 लाख रुपए आपको लोन चाहिए और लगभग 10 लाख रुपए के आसपास की ही चेन है आपकी, तो हम लोन दे देते हैं इसको गिरवी रखकर, लेकिन हम 10 लाख पूरे नहीं दे पाएंगे। तो बैंक कहती है कि 10 लाख पूरे नहीं दे पाएंगे, आप क्या कहोगे, कितने दोगे? बैंक बोली सर 9 लाख दे देंगे। आप बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? तो रीजन क्या है इसके पीछे, देखो कि अच्छा कितना उन्होंने मार्जिन कितना रखा, आपको कितना परसेंट, 10% कम दिया। क्यों? मान लीजिए आज वो 10 लाख की जो चेन है आपकी, जिसकी कीमत, कल को आप पैसा चुकाने नहीं आए, उसकी कीमत गिर गई। ठीक है, गिर गई थोड़ी बहुत, तो क्या होगा, आप नहीं चुकाने आए तो बैंक नुकसान में नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक ने आपको पहले ही 9 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, बढ़ गई मान लो, ठीक है, 11 लाख हो गई, तो जितना आप चुकाने नहीं आए, 9 लाख रुपए का नुकसान होगा, बैंक जो है उसको अपना बराबर कर लेगी, 2 लाख फायदा एक्स्ट्रा जो हो जाएगा वो बैंक आपको वापस दे देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि बैंक क्या करती है, इसलिए लोन कम देती है, आप जो चीज को गिरवी रखते हो उस चीज पे लोन इसलिए कम देती है कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर उसके प्राइस कम हो जाए, ठीक है, जो सोने की चेन आप गिरवी रख के आए हो, गोल्ड के प्राइसेस अगर कम हो जाएंगे तो बैंक को नुकसान नहीं होगा, अगर बैंक आपकी सोने की चेन वापस बेच करके मार्केट में उससे अपना पैसा वसूल करेगी, क्योंकि आप तो दे के नहीं गए लोन वापस। ठीक है, इसलिए बैंक कुछ मार्जिन अपने पास रखती है। तो मान लीजिए यहाँ पर मार्जिन कितना है, 10%। अब बैंक क्या करेगी, ठीक है, RBI क्या कह रही है कि मार्जिन जो है इसको चेंज करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, आप लोन लेना है, ठीक है, अब की बार 10 लाख का लोन लेना है, आप बैंक में गए, बैंक कह रही है हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। इस बार लोन रख रहे हैं वो 40%, लोन कितना रख रहे हैं वो, मतलब मार्जिन कितना रख रहे हैं वो 40%, पहले 10% का था। तो अब मुझे बताओ आप किस सिचुएशन में लोन लेना पसंद करोगे, जब 10% पे मिल रहा था, जब 40% में मिलेगा तब? जब इतना सर 10% पे। सिंपल है, जब बैंक कम मार्जिन रखे और ज्यादा रुपए हमें दे, तो इसमें ज्यादा रुपए दे रही है और इसमें कम रुपए दे रही है क्योंकि मार्जिन ज्यादा है। तो कहानी क्या है कि जब मार्जिन कम होगा, ठीक है, जब मार्जिन कम होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? ज्यादा लोग लोन लेने आएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने की सिचुएशन ज्यादा होती है। और इस केस में क्या होगा, आप कहोगे भाई साहब 10 लाख रुपए की चीज गिरवी रखे हैं, तुम 6 ही दो हमें, तो भाड़ में जाओ, हम क्यों गिरवी रखे, हम तो कुछ और जल्दी का कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे, अगर हमें 6-8 लाख चाहिए होंगे तो फिर गिरवी क्यों रखेंगे? तो उस सिचुएशन में क्या है, लोग पैसा नहीं लेंगे, लोग टालेंगे, कोशिश करेंगे कि लोन नहीं लें, तो मनी सप्लाई कम होगा और इससे इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा कि इन्फ्लेशन भी जो है वो कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है, मार्जिन काम कैसे करता है समझ में आ रहा ना, ये बढ़ाने और घटाने, अगर आपको मार्केट में मनी सप्लाई जो है बढ़ानी है या घटानी है तो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। मनी सप्लाई बढ़ाना है तो मार्जिन कम कर दो, ठीक है, और मनी सप्लाई घटाना तो मार्जिन बढ़ा देंगे आप। तो इससे क्या होगा, जो बैलेंस है वो मार्केट में आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी हाँ, बहुत बढ़िया।
देखो इम्पोजिंग Yes. मार्जिन रिक्वायरमेंट, जी हाँ, देखिए क्या हो रहा है। अ मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटी। आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है सिक्योरिटी की, गोल्ड की चेन जो है उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख, ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन, लोन के बदले जो गिरवी रखा है, एंड अमाउंट ऑफ द लोन ग्रांटेड, और आपको मिल कितना था, 9 लाख रुपए, ठीक है, 9 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये मार्केट वैल्यू है और ये एक्चुअल में आपको रिसीव हो रही है लोन पर, इतना ग्रांट कर रही है बैंक आपको, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो 1 लाख रुपए है ना, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब 10% की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल, इफ अ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20 देन द बैंक इज अलाउड टू गिव लोन, ठीक है, अप टू 80%। मतलब क्या कह रहा है कि 20% का अगर बैंक को क्या करना है, मार्जिन रखना है, तो 80% तक लोन दे सकती है। अभी जैसे 10% का बैंक क्या कर रही थी, मार्जिन रख रही थी, तो 90% तक जो है अपना लोन दे रही थी। तो बस वही एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। किसका है ये 80 और 90%, ये किसके हो रहे हैं, 10% किसके, ये सब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो भी आप गिरवी रख रहे हो उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट, देखिए मोरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं इन दोनों में इतना कुछ खास नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, बता रहा हूँ आपको, आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला तो पॉइंट ये है, ठीक है। इस पे सवाल आपसे जो है पूछने वाली बात है, कभी इन पर सवाल पूछते देखे नहीं गए हैं, ठीक है। फिर भी देखो क्या है, मोरल सुएशन में इतना लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मतलब मेरा यहाँ कहने का है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है जितने सेंट्रल बैंक है उन्हें कहती है कि सुनो साहब, जितने काम कहे गए हैं ना उतने करने हैं चुपचाप, ठीक है। जितनी पॉलिसी जितने प्लान बनाए उतने बिना दिमाग लगाए फॉलो करने, और जो नहीं सुनेगा उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा, बस, ठीक है, इतनी सी बात है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज टू अदर बैंक्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट देम फॉल इन लाइन विद इट्स पॉलिसी। मतलब वो क्या कहती है कि भाई साहब सब चुपचाप एक जैसे, जिनको बताया जा रहा है वैसे वैसे अपनी पॉलिसीज को मानो और वही वही काम करोगे। मतलब अगर कहा है कि 3% सीआरआर रखना है तो रखना है, फालतू बातें नहीं करनी, सीधी बात। इट इज डन थ्रू लेटर स्पीचेस ऑफ स्पीचेस टू आरबीआई, ये सब बातें, ठीक है। आप लेटर भेजते हो कि इस बार इतना ये मेंटेन करना है ना, ये पॉलिसीज बनाई है, और स्पीच जो है, ठीक है, आरबीआई की स्पीच मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, गवर्नर जो है उनके थ्रू ये सब चीजें जो है स्पीचेस दी जाती हैं, तो कम्युनिकेट किया जाता है बैंकों को कि किस तरह से जो है काम किया जाएगा। आगे देखो सेंट्रल बैंक जो है में टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट मेंबर बैंक्स, मतलब जितनी भी बैंक है वो सेंट्रल बैंक की मेंबर ही होती है, उसके अंडर ही आती है, ठीक है। उनको काम करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, विच डू नॉट फॉलो द पॉलिसी, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करता है, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉलिसी फॉलो नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में जो है वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है ना डायरेक्ट एक्शन, उसके खिलाफ लिया जाएगा फिर अगर कोई पॉलिसी नहीं मानता, बस इतना सा इसका मतलब, ठीक है। जैसे होता है ना स्पोर्ट्स वाले टीचर कहते हैं बेटा गेम्स का पीरियड है, इधर मैथ्स वाले आ गए, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे सर, मैथ्स तो पढ़ते नहीं है, गेम्स कहाँ से खेलेंगे, क्लास हम लेंगे आज, समझ रहे हो। तो बेटा जो अब कहा गया वो मानना पड़ेगा, ठीक है, नहीं मानोगे तो अभी देखो फिर सुझा दिए जाओगे मार मार, ठीक है, वो वाली चीज है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, देखो दिस कैन बी अप्लाइड इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मैनर। कुछ नहीं है इसमें, बैंक क्या कह रही है कि जो पैसा है, ठीक है, वो आप चैनलाइज कर सकते हो और यहाँ पर चैनलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बैंकों को कहा गया है कि आप किस किस को लोन दे सकते हो, प्राइवेट सेक्टर को लोन दो, ठीक है, एग्रीकल्चर को लोन दो, जो मांगने आ रहा सबको लोन दो, ठीक है, बढ़िया बेहतरीन काम होने दो। लेकिन जब महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज्यादा, तो नेगेटिव मैनर में क्या है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को कि इनको लोन नहीं देना, ठीक है। बस आरबीआई जो है बैंकों को इसमें क्या कहती है, जिसे देना लो, जिसको देना दो, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले दो और बाकियों को भी लोन दो, ठीक है, तो ज्यादा हमारी सप्लाई बढ़ेगा। इसमें क्या कहती है कि भैया कुछ सेक्टर्स को, पर्टिकुलर सेक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, रोक लगा देती है कि उनको लोन नहीं देना, अपन को बात करो, मनी सप्लाई से रोका रहा है, इतनी सी कहानी है। क्लियर है क्या, समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, अब यहाँ sir. पर जो है, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा इनके आंसर साथ में ही है, ठीक है, चलो अब यहाँ पर है तो मैं समझा देता हूँ, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट
credited if initial deposit is 4,000 crore and LRR is 10%। तो हमने देखा था कैसे निकालना होता है। ये फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, निकालने का 1/LRR, ठीक है। वो टोटल निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं हम, टोटल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, इसको छोड़ दो। अगर कैसे करोगे, टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। LRR आएगा अपना भी वही, ठीक है। ये कितना है, इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 4,000 है, ठीक है, इनटू 1/10% है। 10% हटेगा तो 100 नीचे आएगा, फिर ये वाला 100 यहाँ जाएगा। 4,000 बेसिक मैथ्स की चीजें ये तो 100 10 0 से 0 गया, 40,000 हो गया। करोड़ में तो करोड़ लगा दो बस। इनके सॉल्यूशन को नहीं भी देखोगे तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो जो अपन ने सीखा है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, मनी मल्टीप्लायर पहले निकाल लिया, मनी मल्टीप्लायर आया उनका, उसको इनिशियल डिपॉजिट इनटू कर दिया। तो वैसे भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, सब एक ही बात है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये कुछ ऐसा बहुत कठिन नहीं था इसके अंदर, ठीक है सर, छोटी सी बात है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। Yes sir. Yes sir. जी हाँ। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन हम तब समझेंगे जब पहले वो कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, उसको समझ लो। क्वेश्चन में है ना क्या है, वो एक हाई पावर्ड मनी पूछा जाता है, ठीक है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, इसको पूछते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना, देखो होता क्या है, ये द टोटल एबिलिटी ऑफ द आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की टोटल एबिलिटी इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस। आरबीआई की जो लाइबिलिटी है, सॉरी, द टोटल लाइबिलिटी ऑफ आरबीआई है, लाइबिलिटी जो है पूरे आरबीआई की, वो हाई पावर्ड मनी या फिर मॉनेटरी बेस कहा जाता है। मतलब क्या, इट इंक्लूड्स करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक, कितनी करेंसी पब्लिक के पास है उसको, और कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कितना सीआरआर है आरबीआई के पास, ठीक है, एंड डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट, और कितना गवर्नमेंट का डिपॉजिट है इनके यहाँ, ठीक है, ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। मतलब क्या क्या कहा हमने कि हाई पावर मनी क्या है, जब भारत देश में जितनी करेंसी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितना पैसा है, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। क्या कह रहा, पूरी करेंसी इसमें आती है जो पब्लिक के पास है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक का, सीआरआर, ठीक है, करेंसी जो है पूरी आएगी प्लस सीआरआर, और जितना गवर्नमेंट का पैसा रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपॉजिट है, वो पूरा जोड़ दो। तो इन दोनों करेंसी को जोड़ दो और सीआरआर और आपका गवर्नमेंट डिपॉजिट को जोड़ दो। इसके दो हिस्से हैं, ठीक है, रिजर्व विद द आरबीआई के, ठीक है, दो हिस्से हैं इसके। तो इन को जोड़ने पर जो टोटल बनता है उसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्यों सीआरआर जो है वो लाइबिलिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, कमर्शियल बैंक्स का पैसा लेके रखा है अपन ने एज अ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का पैसा लेके रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना खाता खुलवाया, उसका पैसा रखा हुआ है, तो आरबीआई का तो नहीं है, तो ये लाइबिलिटी है ना। और करेंसी जितनी है ना, आरबीआई के पास खुद का पैसा थोड़ी है, वो लोगों का पैसा है, तो जो टोटल करेंसी है उसको भी हम इसमें जोड़ते हैं। इस तरह से ये पूरा जब हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इसे हम जोड़ देंगे तो जो टोटल बनेगा वो हमारा हाई पावर्ड मनी होता है। क्लियर है, समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट जो अपन यहाँ देखना चाह रहे थे वो क्लियर है क्या? Yes sir. प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए, तो मतलब अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, in a particular year RBI restricted the commercial bank not to advance loan to people whose annual income is above ₹6 lakh. Is it justified, और है तो क्यों? क्या कहा है आरबीआई ने, कमर्शियल बैंक को साफ साफ कह दिया कि भाई साहब सुनो, जिनकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब जो महीने का 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, उनको लोन नहीं देना है। सीधा सीधा मना कर दिया, ठीक है, नहीं देना है। तो आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड है, और अगर है तो क्यों? ठीक है, ये है कहानी। हाँ, आप में से कोई जो मुझे इस बात का जवाब देना चाहेगा? क्या मतलब लगता है आपको ये चीज जस्टिफाइड है? क्वेश्चन मतलब ऐसा कुछ नहीं जो आपने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कहोगे सिलेबस के बारे में।
लेकिन कहानी वही है जो चैप्टर में होगी, जवाब हमेशा वही रहते हैं, बस पूछने का अंदाज बदल जाता है। ठीक है जी हाँ बताएंगे। सर इन्फ्लेशन कम करने के लिए ये जस्टिफाइड है अगर हम मार्केट में इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं तो। इसी तरीके से आप लिखोगे बहुत बढ़िया कि अगर हम मनी सप्लाई कम करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, तो ये तरीका बहुत बढ़िया है जो आरबीआई लेना चाह रही है। ठीक है तो आप बता दो। और अगर वो बढ़ाना चाह रहे हैं मार्केट में, ठीक है, क्या मनी सप्लाई और थोड़ा सा जो है लोग डिमांड करें मार्केट के अंदर, तो फिर ये तरीका जो है वो सही नहीं है। ठीक है इस तरह से बात लिखनी है। जो आपने पढ़ा वही था कि आप क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो यहाँ लोगों को लोन देने के लिए। तो लोगों को लोन देने के लिए रिस्ट्रिक्ट करोगे मतलब मनी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा। बेटा बार बार हर चीज घूम फिर के जो क्वेश्चन बनेगा ना वो मनी सप्लाई पे आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखो कि जो भी बात होगी है ना वो घूम फिर के मनी सप्लाई पे आएगी। ठीक है तो इसलिए हर चीज को जोड़ने की कोशिश करो कि मनी सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, जवाब वहीं से बनेंगे आपके। ठीक है यहाँ आ जाओ जरा जवाब जो अगर आप समझना चाह रहे हो तो। ठीक है क्या देखो जस्टिफिकेशन क्या है ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय आरबीआई विल डिपेंड ऑन द फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। मतलब आपका फेज क्या चल रहा है। देखो मैं मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ फेज क्या होते हैं। ठीक है मैं बना रहा हूँ जरा देखो। ठीक है मार्केट ऐसे चलता है, मार्केट अगर एकदम लो है ना सिचुएशन मार्केट की, तो ये क्या होता है आपका डिप्रेशन होता है ये। ठीक है डिप्रेशन डिप्रेशन जो जिसे कहते हैं डिप्रेशन का पीरियड है मार्केट में। अगर ये एकदम टॉप पे है तो अपन कहते हैं बूम पर है, मार्केट एकदम बूम पर है, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना मार्केट, तो इसे कहते हैं ये रिसेशन है। ठीक है मार्केट में समझ रहे हो। बाजार में अगर एकदम मतलब ऐसा पड़ा हुआ है कि लोग ग्राहक नहीं है, बिक्री नहीं हो रही है दुकानदारों की, तो रिसेशन है। ठीक है एकदम दुकानों पे लाइनें लगी है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है सबका, तो बूम पर है उनका बिजनेस। और जब गिर रहा है उनका बिजनेस तो रिसेशन का पीरियड होता है। ठीक है ये फेज जो है 3 होते हैं मार्केट के, जनरली आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ समझ लीजिए। हर चीज में बार बार कह रहा हूँ, हर चीज आपको चैप्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है कुछ चीजें जो आपको अलग अलग क्वेश्चन में ही मिलेंगी। जैसे यहाँ आप जो है मार्केट के फेजेस के बारे में समझ रहे हो, तो हर चीज आपको इस तरह से मिल सकती है, इसलिए ये चीजें भी आना आपको जरूरी है। इफ देयर इज इन्फ्लेशन, ठीक है अब आप समझ रहे हो इन्फ्लेशन का मतलब आप समझते हो ना, मनी सप्लाई का ज्यादा होना है मार्केट में या महंगाई का ज्यादा होना। महंगाई ज्यादा कब है, जब मार्केट में लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। इन्फ्लेशन को मनी सप्लाई के साथ साथ डिमांड के साथ भी देखो, जब लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है मतलब ओहो क्या बात है डिमांड बहुत ही ज्यादा है, ठीक है तो भी इन्फ्लेशन है वो, है ना। इन दिस पर्टिकुलर ईयर इफ देयर इज इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन है उस साल में इकोनॉमी में, देयर इज नीड टू रिड्यूस मनी सप्लाई, तो हमें मनी सप्लाई को घटाने की जरूरत है। तो फिर आरबीआई ने जो तरीका फॉलो किया है वो जस्टिफाइड है। ठीक है आरबीआई ने जो तरीका फॉलो किया वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर रिसेशन है मार्केट में, ठीक है मार्केट जो है अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में इंक्रीज करना चाहिए हमें मनी सप्लाई को, लेकिन इस तरीके से घटेगा। अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे लोन देना तो इससे तो घटेगा, तो ये फिर जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है ये तरीका फिर जस्टिफाइड नहीं होगा, है ना। क्लियर है आंसर, मतलब किस तरह से चलेंगे अपन क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आंसर Yes, sir. मेरी बात Yes, sir. जी हाँ। कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, ठीक है आंसर वही रहेगा या उसी में से बनेगा जो आपने पढ़ा है। आंसर उसके बाहर कभी नहीं जाता। क्वेश्चन हो सकता है आपको लगता रहे बाहर का है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होता है। बस आंसर आपका वही रहेगा जो आपने चैप्टर में चीजें पढ़ी हैं उसी में से रहेगा, 101% वही रहेगा। ठीक है घबराने की कोई बात यहाँ पर नहीं होती है। चलिए काम करेंगे फटाफट से, इसको समझ लिया है। ठीक है तो एक और चीज समझो कि जितने क्वेश्चन आप देखते जा रहे हो, ठीक है उन्हें पहले पॉज करके आप खुद ट्राई किया करो, और उसके बाद जो है नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू किया करो। ठीक है चलिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, चलो मैं बता देता हूँ, मतलब क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ पहले, आपको फिर समझ में आएगा। Whether the following changes by the RBI will increase the money supply or decrease the money supply। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम इन चीजों में, ये यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है, ठीक है इनमें हम अगर फर्क डालेंगे, ठीक है इन्हें अगर हम चेंज करेंगे तो उससे मनी सप्लाई जो है बढ़ेगा या घटेगा।
कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एकदम समझ रहे हो, मजा आने वाला है। ठीक है, तो बड़ा दिमाग जो है अपना जितना है आपके पास पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो अगर हम यहाँ लिखा है कि अगर हम CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे कैश रिजर्व है ना, चैट बॉक्स पे आप एक्टिव रह सकते हो। ठीक है, और यहाँ हम समझ रहे हैं तो, लेकिन मैं चैट बॉक्स पे आप रहेंगे तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आपके मैसेजेस को, उर्वशी का आया अभी। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर हम CRR को बढ़ाते हैं तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, CRR को बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखिए समझने वाली क्या बात है, पूरा एकदम दिमाग के अंदर पूरी पिक्चर जो है वो घुमानी है आपको। ठीक है, तब बस बैठ के सोचना है आराम से, एकदम रिलैक्स सोचना है बस कि मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इसने बैंक में पैसा जमा कराया है। ठीक है, ये बैंक है, बैंक ने कुछ हिस्सा RBI को दिया। ठीक है, RBI को दिया। ठीक है, मान लो पहले 10% दिया था, एग्जाम्पल, हालांकि ये बहुत ज्यादा इतना होता नहीं है, तो मतलब 90% जो है मान लो बैंक के पास है, उसमें से बैंक कह रही है 70% आप किसी को लोन दे सकते हो। ठीक है, और 20% वो है SLR रख रहे थे। पूरी कहानी मतलब कुछ भी इमेजिन करना बस। अगर CRR बढ़ा दिया 10 से 20% कर दिया मान लो, ठीक है, तो अब इसको 60% दे सकते हो। तो पहले मार्केट में जो है रुपया कितना जा रहा था, 70% जा रहा था, मतलब मनी सप्लाई 70 की हो रही थी, अब मनी सप्लाई 60 की हो रही है। मार्केट में कितना जा रहा है, कम जा रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर CRR बढ़ेगा, CRR बढ़ेगा तो आपका जो मनी सप्लाई है वो घटेगा। जी हाँ, जो आपका मनी सप्लाई है वो घटेगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज काम करेगी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये, तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो है, यहां पर आ जाओ, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, आप ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को परचेज करोगे। देखिए सुनना, आप कौन हो जो आप परचेज करोगे, आप कौन है, RBI है या बैंक है। ठीक है, ये मार्केट है। मार्केट में कुछ चीज परचेज करोगे, पैसे को देखो, पैसा आ रहा है या जा रहा है, मनी सप्लाई की बात कर रहा है ना। तो RBI जब मार्केट में जाकर के परचेज करेगी, ठीक है, क्या परचेज करेगी, सिक्योरिटीज परचेज करेगी, तो पैसा देकर आएगी या लेकर आएगी, देकर आएगी। ठीक है, खरीदा क्या इन्होंने, सिक्योरिटीज, और कैश जो है वो मार्केट में गया। तो मार्केट में कैश गया मतलब मार्केट में कैश बढ़ा, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगा। तो जब आप परचेज करेंगे सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में तो क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका मनी सप्लाई। ठीक है, और अगर सेल करने की बात करते हम तो उस सिचुएशन में मार्केट में मनी सप्लाई कम होता। क्यों, क्योंकि पैसा जो है RBI के पास आएगा। मान लो ये मार्केट है, मार्केट से पैसा आएगा क्योंकि ये सिक्योरिटीज बेचेंगे, तो कम होगा मार्केट से पैसा, इसलिए मनी सप्लाई सेल करने की सिचुएशन में डिक्रीज होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात। जी हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, नेक्स्ट RBI क्या कह रही है, इंक्रीजेस द मार्जिन फ्रॉम 40% टू 60%। ठीक है, देखिए, अरे यार होता है। ठीक है, पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। मार्केट में जो है 40% से अब मार्जिन जो है 60% कर दिया। मतलब क्या कि ये व्यक्ति जो है, जो 10 लाख रुपए की चीज गिरवी रख रहा था, तो बैंक क्या कह रही थी, पहले आपको 60 लाख देंगे हम, सॉरी 6 लाख देंगे, 6 लाख। ठीक है, 60% देंगे और 40% जो अपने पास रख रहे थे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये कि 6 लाख अपने पास रखेंगे और सिर्फ 4 लाख देंगे। पहले 6 लाख दे रहे थे, अब 4 ही लाख दे रहे हैं। तो मनी सप्लाई क्या हो जाए, क्योंकि 60% वो क्या कर रहे हैं, खुद मेंटेन कर रहे हैं मार्जिन। ठीक है, तो 6 लाख की जगह अब 4 ही लाख देंगे, तो मनी सप्लाई क्या होगा इस केस में, डिक्रीज होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा। वेरी गुड, मार्केट में पैसा जो है वो कम जाएगा इसमें। ठीक है, उर्वशी कम जाएगा, कम। ठीक है, डिक्रीज होगा, डिक्रीज, है ना।
जो गलती करेगा उसको मैं करेक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आरबीआई कह रही है रिड्यूस करो एसएलआर को। एसएलआर क्या होता है? वही बात, बैंक आरबीआई, ठीक है, ये बैंक है, ये आरबीआई है। अब क्या हो रहा है, बैंक जो है अपने पास कुछ हिस्सा रखती है, मान लो 10%, और 5% जो है वो आरबीआई के पास जाएगा, मतलब 85% का लोन दे सकते हैं अब। लेकिन आरबीआई कह रही है और कम कर लो, अपने पास 10% रखा है ना, अब कम कर लो, अब 5% कर लो इसे। तो मतलब बैंक में 90% जो है, बैंक के पास कैपेसिटी है कि 90% लोन दे सकते हैं। तो 85% से 90% तक का लोन दे पा रही है बैंक। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि लोन देने की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी है ना। हर पॉइंट के पीछे का रीजन समझ के आना है, रटा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि बैंक में जैसे आपका मान लीजिए कोरोना चल रहा है, लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है, कहानी बनाएगा उल्टी सीधी, ठीक है। फिर पूछेगा कि बैंक ने डिसाइड किया कि भैया एक काम करते हैं, एसएलआर कम कर देते हैं, सीआरआर का परसेंटेज कम कर देते हैं, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, है ना, आपको बताना रहेगा। तो डिक्रीज हो रहा है मनी सप्लाई, इंक्रीज हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन घटेगा बढ़ेगा, ऐसे करके पूरा आंसर फिर आपको देना होता है। क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। बैंक रेट अगर घटा दिया तो सिंपल है, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट तीनों घटेंगे, तीनों घटेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई उस सिचुएशन में बढ़ेगा, ठीक है, और तीनों बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई उस सिचुएशन में घटेगा, बस ऐसा, ठीक है, इतना याद रख लो। डिक्रीज इन बैंक रेट, अब बैंक रेट घटा दिया मतलब आरबीआई कम दामों पर, कम परसेंटेज पर किसको लोन दे रही है, लोन दे रही है बैंक को, कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेकर आएंगे, ज्यादा लोन लेकर आएंगे तो ज्यादा ही लोन वो पब्लिक को दे देंगे, ज्यादा ही लोन पब्लिक को देंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बस इतनी सी बात है सर, ठीक है। इसको अपन को ध्यान रखना, क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, ठीक है, गलती नहीं करेंगे, इंक्रीज होगा, इंक्रीज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, इस बात को समझ के चलना है। और अगर किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक बार जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या था, डिक्रीज हो रहा था इसमें, है ना, इसमें इंक्रीज हो रहा था, इस वाले में देख लो क्या हो रहा है वापस से, है ना। मार्जिन वाली बात क्या है कि पहले समझो, मेरी बात समझना, ठीक है, इसको छोड़ दो, चलो आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए हैं, ठीक है। मम्मी क्या कह रही है, बेटा देख तेरे को 4 रुपए मैं रख के 6 रुपए दे रही हूँ अभी, ठीक है। आपने कहा ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फिर वापस से पहले सिनेरियो में ये था, दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ, मम्मी ने कहा बेटा इस बार 6 मैं रखूंगी, 4 तुझे दूंगी, ठीक है। मतलब पहले 40% आरबीआई अपने पास रख रही थी, मतलब रखने को कह रही थी कमर्शियल बैंक को मार्जिन के फॉर्म में, अब 60% कह रही है, ठीक है। तो पहले जा कितना रहा था मार्केट में, 60% जा रहा था, अब 40% जाएगा मार्केट में। तो नीचे देखो मनी सप्लाई जो है 4 की जगह 6 की जगह 4 हो गया, मार्केट में पैसा कम जाएगा, तो इसलिए ये डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा अगर मार्जिन, ठीक है, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, मार्जिन अगर इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है, ये फर्क रहेगा। इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में इंक्रीज होगा और इस केस में भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आई होप इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे, क्या कहानी लेकर चल रहे हैं साथ में। क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट रोल ऑफ आरबीआई, व्हाट रोल ऑफ आरबीआई नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अरे ये तो सिंपल है, क्या कहानी है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मतलब बैंक के पास जब पैसा नहीं होता है, ठीक है, लास्ट में जब पैसा चाहिए होता है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, बस वो वाली बात थी। सॉरी आरबीआई के पास जाते हैं, लास्ट में वही मदद करती है उनकी, अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो। दिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज रिग्रेटेड एज द बेसिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है एक्ट करती है लास्ट में, मतलब लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट जो है वो कमर्शियल बैंक के लिए लास्ट ऑप्शन ही है, मतलब सिंपल सी चीज है यार, आपने दोस्त पे पैसा जुगाड़ किए, आपने समझ रहे हो, और जो तुम्हारा कोई खास होगा या होगी उससे इमरजेंसी में पैसा जुगाड़ किए, उनके पास भी नहीं है,
फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, मम्मी पापा से लेने जाओगे। वही वाली कहानी है कि कमर्शियल बैंक इधर उधर से भटक के मांग रही है, नहीं मिल रहा तो आरबीआई के पास जाएगी, लास्ट में ऑप्शन वही है। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ठीक है बेटा, चलो छोड़ो। ठीक है, मम्मी पापा ही काम आते हैं आखिरी में, कहने का मतलब ये था। ठीक है, when commercial banks fail to meet obligations of their depositors, क्योंकि बच्चों को देखते हैं ना, उनके अनुभवों से पता लगता रहता है कि बच्चे क्या दिमाग में खुरापात कर सकते हैं। when commercial bank मतलब जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाती है, अपने जो डिपॉजिटर है, जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है, जो पब्लिक का पैसा है, उसको समय पर नहीं दे पाते, किसी को चाहिए तो। ठीक है, ज्यादा मांगने आ गया कोई। ठीक है, अपन औरों से जुगाड़ करेंगे, नहीं हो रहा तो सेंट्रल बैंक से हेल्प लेंगे अपन। ठीक है, सेंट्रल बैंक एडवाइस करेगी कितना लेना है, कहाँ से लेना है, क्या सिक्योरिटी गिरवी रख के ले सकते हैं, वो सब चीजों में हेल्प करती है, और वो लोन देती है, दिलवाती है, कुछ भी कह लो, सब चीजें जुगाड़ हो जाती है मतलब। ठीक है, ये था यहाँ पर। इसके बाद एक छोटी सी बात मुझे अभी और समझ में आ रही है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑपरेशंस देखो, पूरा लिखने में क्या टाइम लगता है ना, पूरा लिखो इसमें टाइम जाता है, तो टाइम को बचाना होता है, उसमें शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। ठीक है, बाकी हम बोलते हैं तो समझ में आता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में डिमांड का, ठीक है, रोल समझ रहे हैं। अब सिंपल चीज है, परचेज और सेल। ठीक है, उसके साथ जोड़ेंगे इसको अपन। ठीक है, डिमांड एक होती है एक्सेस डिमांड, एक होती है डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है सर, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो। ठीक है, मार्केट में मार्केट डिमांड जो है वो कम हो, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, तो वो सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की है। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्या है कि जब मार्केट में डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। ठीक है, ये वाली कहानी। अब मुझे एक बात समझना, जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ आपको, आपको क्या है, देखो आपने अभी ये तो पढ़ा था कि अगर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, और सेल कर रहे हो, परचेज और सेल करने से ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, परचेज करने से और सेल करने से ओपन मार्केट ऑपरेशन से फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही इस कहानी को इंटरलिंक करने वाले हैं हम। ठीक है, जब आप मार्केट में कोई चीज सेल करोगे, मार्केट में कोई चीज बेचोगे, तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा, सबके पास पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा लोगों के पास, तो उस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना, थोड़ा सा समझने के लिए बना रहा हूँ बस, है ना, बाकी क्या बना उसको छोड़ दो। और जब मार्केट में क्या करोगे, आप कोई चीज खरीदने जाओगे, सॉरी कुछ कंफ्यूजन है, एक सेकंड, है ना, ये पूरा ऐसा पॉच हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, परचेज ले लिया एक तरफ, सेल ले लिया। ठीक है, और यहाँ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई ले लिया। ठीक है, अब समझते हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड लेना। डेफिशिएंट डिमांड देखो, जब आप कोई चीज परचेज करोगे मार्केट में जाकर, तो क्या होगा, पैसा मार्केट में जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं, पैसा जाएगा और सिक्योरिटी आएगी, तो पैसा मार्केट में जाएगा, मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन वहां पर तैयार होती है। ठीक है, और जब मार्केट में कोई चीज सेल करोगे, बेचोगे, तो पैसा जो है इनके पास आ जाएगा, आरबीआई के, मतलब मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, तो सप्लाई ज्यादा होगी वहां पर, लेकिन डिमांड कम होगी। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ये कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन में जो मतलब बात है कि अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है मतलब क्या है कि हमें उसको कम करना है, इसको समझो अब। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेस डिमांड, ठीक है, इक्विलिब्रियम और डेफिशिएंट डिमांड, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, समझते जाना बस। ठीक है, 100 के बराबर 100 है तो मतलब इक्विलिब्रियम है। ठीक है, डिमांड 100 है लेकिन सप्लाई 80 है, तो आपका एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड। और जब डिमांड आपकी 80 है लेकिन सप्लाई 100 है, तो ये क्या है, यहाँ पर देखो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पर देखो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, यहाँ बराबर है। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, हमें इक्विलिब्रियम पर जाना होता है बच्चे। ठीक है, हमें क्या करना होता है, बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम पर जाना। तो एक्सेस डिमांड जब होगी ना, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा मतलब पैसा ज्यादा है, तो मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेंगे। मनी सप्लाई को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, मार्केट में क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, तो परचेज करेंगे, सेल करेंगे। ओपन मार्केट में अपन को क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस। ठीक है, तो सिक्योरिटीज को अपन क्या करेंगे, परचेज या सेल।
परचेज तो करोगे तो सही market में करेंगे। पैसा जाएगा और अपन को मार्केट से पैसा कम करना है, लेकर आना है, तो आप सिक्योरिटीज को सेल करो, ठीक है। सिक्योरिटीज को सेल करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है, आएगा तो मार्केट से कम हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन से अपन इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, ठीक है। और जब अपन को क्या करना है, जब डेफिशिएंट डिमांड है अपन को इक्विलिब्रियम पर जाना है, दोनों सिचुएशन से अपन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचना होता है, ठीक है। डिमांड कम है, इसको 100 करना है इसमें, ठीक है, तो बराबर पे आ जाएंगे, और यहाँ पर इसको 100 करना था तो हम बराबर पे जा रहे थे, ठीक है। अब परचेज करोगे अगर तो क्या करोगे, सिक्योरिटीज खरीदोगे, मार्केट में पैसा जाएगा, आप कुछ खरीदोगे तो दे क्या होगा ना सामने मार्केट में पैसा, तो मार्केट में पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, है ना, मार्केट में पैसा आएगा तो मतलब मनी सप्लाई, इस सिचुएशन में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, इस सिचुएशन में मनी सप्लाई जो बढ़ेगी तो आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे। तो इस तरह से ये पूरी कहानी है, मतलब किताबों में अगर आप देखो 2 लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म है, ठीक है, 2-4 लाइनों में समझा रखा है, ठीक है, एक हाथ 2 राइटर के अलावा ज्यादातर किताबों में, ठीक है। तो आगे पीछे बहुत कहानियां होती हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, तो ये समझना होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है जी। एक बार 1 मिनट रुकिएगा, मतलब यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, खत्म ही यहाँ पर है आपका चैप्टर, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है, मैं एक और नजरिए से इस बात को समझा रहा हूँ, वापस देखो जो अभी हमने इससे पहले समझा था, है ना, इसको कवर करके फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। क्या था कि यहाँ पर हम सप्लाई को 100 कर रहे थे, ठीक है, सप्लाई को चेंज मत करो, अगर मान लो, ठीक है, सप्लाई को चेंज मत करो, सिर्फ डिमांड की अगर हम बात करें तो यहाँ डिमांड को कम करना है, डिमांड को अगर कम कर दो, यहाँ 80 के बराबर ले आओ, तो यहाँ अगर सप्लाई 80 था तो भी तो बराबर ही आ जाएगा, दोनों को बराबर लेकर आना है, तो डिमांड को घटाओगे अगर आप, ठीक है, तो आपका किसके बराबर आ जाएगा, डिमांड, डिमांड को अगर आप घटाओगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सप्लाई के बराबर, तो बन गया इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर डिमांड अगर कम है तो उसको बढ़ा दो, तो भी सप्लाई 100 है तो उसके बराबर आ जाएगा, हमें बराबर लेके जाने की कोशिश करनी होती है बस, ठीक है, ये मतलब कहेगा है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर होगी, और फिर भी नहीं है तो फिर समझो क्या कह रहा था मैं। एक्सेस डिमांड है तो सीधा सीधा सेल कर दो, ठीक है, एक्सेस डिमांड है तो सीधा सीधा सेल कर दो सिक्योरिटीज को, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो सिक्योरिटीज को परचेज कर लो, बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए हैं, इतनी सी चीज अगर आप दिमाग में रख पाते हैं तो कहानी खत्म है। क्यों? क्योंकि जब आप सेल करेंगे सिक्योरिटीज एक्सेस डिमांड में तो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, और जब परचेज करेंगे डेफिशिएंट डिमांड है तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन जो है नंबर्स के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको, ठीक है, इसलिए आसान हो जाए, लेकिन अगर कोई बात नहीं, उतनी कहानी समझ में नहीं आई, छोड़ दो उसको, ठीक है, मारो गोली। आपको क्या करना है, इतनी सी चीज दिमाग में एकदम छाप लेनी है, कॉपी में लिख लेना शॉर्ट से, मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कि आप सेल कर दो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों कम करना है? क्योंकि ज्यादा रहा होगा। और परचेज कर लो अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो, क्योंकि कम रहा होगा तो बढ़ाना है अपन को, बस जिससे इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, बराबर कर पाए अपन एक्सेस डिमांड मतलब सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। मार्केट की सिचुएशन ना बहुत ज्यादा महंगी हो ना बहुत ज्यादा सस्ती, बराबर करना है, ठीक है, इसलिए इतना करते हैं। तो यहीं तक है ये कॉन्सेप्ट, और मुझे लगता है समझ में आया होगा, चैप्टर भी खत्म है आपका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं। रिवीजन जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहे, बहुत जरूरी है।